सर झुंझुनू को एक तो सैनिकों का जिला कहा जाता है, दूसरा शिक्षा में वो प्रसिद्ध है, और तीसरा वहाँ के जो उद्योगपति हैं उन्होंने काफ़ी देश के अंदर अपना नाम कमाया है। जैसे कौन कौन से जैसे सर पिलानी से ही मैं हूँ, तो वहाँ से बिरला जो है वो उद्योगपति अपने भारत में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में सर चिड़ावा पास में ही है, वहाँ से डालमिया है। मैंने बगड़ से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से पिरामिल है। तो सर और यहाँ नवलगढ़ से पोदार है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। आप हिंदी के अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं? जी सर। हिंदी के इतिहास को अगर लिखा जाए तो आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे, या इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट। संतुष्ट हैं? जी सर। कौन कौन से काल माने जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में? सर मुख्यतः 4 कालों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। सर्वप्रथम आदिकाल, उसके बाद में आता है भक्ति काल, और तीसरे नंबर पर रीतिकाल, और चौथे नंबर पर आधुनिक काल। इसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा, आपको एक शिक्षक के तौर पे जी सर, सबसे अधिक प्रभावित कौन सा काल करता है? सर मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित आधुनिक काल ही लग रहा है। क्यों? सर आधुनिक काल के अंदर जो साहित्य लिखा गया है वो एक आम जन से जुड़ा हुआ साहित्य है। उसमें आम जनता की समस्याओं को लिखा गया है, उसमें वर्णन किया गया है। पहले अगर हम देखें आदिकाल में, तो आदिकाल में ज़्यादातर दरबारी कवियों के द्वारा लिखा गया था, तो उससे एक अपने राजा को या आश्रयदाता को खुश करने के लिए ज़्यादा साहित्य लिखा, युद्धों का वर्णन ज़्यादा। आधुनिक काल के कुछ कवियों का जिक्र कर सकते हैं? आधुनिक काल के अंदर जैसे हम कह सकते हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, और माधवी वर्मा हैं। ये कहा जाता है कि गुप्त में कुछ गुप्त नहीं है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? मैथिली शरण गुप्त से संबंधित? हाँ सर स्टेटमेंट तो मैंने अभी ऐसा सुना नहीं सर। सुना ही नहीं आपने? जी सर। अच्छा, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि या प्रथम राष्ट्र कवि का भी दर्जा प्राप्त है क्या? हाँ सर। राष्ट्र कवि क्या होते हैं? किस मानकों पर किसी व्यक्ति को राष्ट्र कवि घोषित किया जाता है? जिस प्रकार से एक हमारे प्रत्येक नागरिक के मन में एक राष्ट्रीयता की भावना होती है, उसी प्रकार से उस राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने देश के लिए, अपने देश के प्राचीन गौरव, अपनी प्राचीन संस्कृति के ऊपर ज़्यादा साहित्य लिखा है गुप्त जी ने, इसलिए उनको राष्ट्र कवि की उपमा। कौन कौन से व्यक्तियों को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? सर दिनकर जी हैं और गुप्त जी, बस 2 ही? सर मुझे तो 2 ही याद। उसके बाद किसी व्यक्ति ने राष्ट्र के ऊपर लिखा ही नहीं? माखनलाल चतुर्वेदी भी सर तो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं वो? नहीं, राष्ट्र कवि के रूप में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना से उन्होंने लिखा है। गुप्त जी की कुछ किताबों का नाम बताइए। सर गुप्त जी की किताब है, एक तो भारत भारती, और साकेत, पंचवटी, झंकार। और इसमें से आपने कौन कौन सी पढ़ी है? सर वैसे तो पूरी किताब तो नहीं पढ़ी है, कुछ कुछ बीच में जैसे कविताएं वगैरह हैं, ये पढ़ी है। आप एक अध्यापक हैं, प्रशासन में आना चाह रहे हैं? जी सर। तो किसी भी नौकरी या किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ अर्हताएं होनी जरूरी होती है, कुछ गुण होने जरूरी होते हैं। अध्यापक के लिए भी कुछ गुण जरूरी हैं। जी सर। प्रशासक के लिए भी कुछ गुण जरूरी हैं। जी सर। कुछ गुण कॉमन भी हो सकते हैं, कुछ गुण ऐसे हो सकते हैं विरोधाभासी भी हो सकते हैं। तो जब अध्यापन को छोड़कर प्रशासन में आएंगे तो अध्यापन के लिए किन अनिवार्य गुणों को आप चाहेंगे कि प्रशासन में ना रहे? बात समझ रहे हैं मेरी? अध्यापक के भी कौन कौन से गुण हैं जो एक प्रशासक में नहीं होने चाहिए? सर ऐसा तो कोई गुण मुझे अभी। तो अध्यापक और प्रशासक में कोई अंतर नहीं होता? नहीं, अंतर होता है सर। तो कुछ तो गुणों के आधार पर ही होता होगा ना सर? उसका थोड़ा कार्य क्षेत्र का और जनता से जुड़ाव का ये फर्क है। तो उन दोनों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ क्वालिटी तो चाहिए होती होंगी। जी सर। तो कौन कौन सी क्वालिटी है? सर अध्यापक के लिए कुछ थोड़ा सा हटके होता है, और तो वही तो हटके पूछ रहा हूँ मैं। जैसे सर अध्यापक का जो एक तो उसको साइकोलॉजी जो अगर है बच्चों के लिए, विशेष रूप से उसमें बच्चों के लिए समझने का स्तर होना चाहिए कि एक बच्चा है उसके स्तर की उसको पहचान होनी चाहिए कि वो जिस क्लास को पढ़ा रहा है, जिस स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए उसको उसी स्तर तक जाना होता है। ठीक है। और सर जैसे प्रशासन में देखें तो प्रशासन में ज़्यादातर सीधे बच्चों से जुड़ाव कम होता है। हालांकि हो सकता है स्कूलों वगैरह के अंदर जा सकते हैं वो, लेकिन उतना नहीं जितना एक अध्यापक का सीधा जुड़ाव होता है। और दूसरा सर अध्यापक को एक विषय का भी अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, तो एक उसमें विशेषज्ञता होनी चाहिए विषय की। एक प्रशासक के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही विषय के अंदर विशेषज्ञता हासिल करे। ठीक है। हाँ। और तो सर बाकी कुछ गुण कॉमन भी होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे सर किसी भी समस्या का समाधान स्कूल में भी
एक वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, एक हो गया वस्तुनिष्ठता। ऐसे हाँ, ही पॉइंट उसको भी सर स्कूल में भी एक अध्यापक को जैसे योजनाएं वगैरह बनानी होती हैं पढ़ाने के लिए, और वैसे ही प्रशासक को भी योजनाएं वगैरह बनानी होती हैं। ठीक है, उसका लक्ष्य के प्रति अपना उसमें भी समर्पण होना चाहिए, तो एक प्रशासक को भी समर्पित होना चाहिए। तो कुछ गुण सर इसमें कॉमन भी हैं। ठीक है सर। रमेश जी सर। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जी सर। जो आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, जी सर। इसको सबसे प्रमाणिक माना जाता है। जी वो सर। कौन कौन से पहलू है इसके अंदर जिसके कारण इसको प्रमाणिक माना जाता है? सर एक तो इसका जो किसी भी इतिहास को प्रमाणीकरण के लिए एक तो जैसे इसकी जो तिथियां वगैरह हैं वो उसमें सत्यापित हो रही हैं। दूसरा इनकी जो काल विभाजन है, उनकी विशेषताएं वगैरह हैं वो उन्होंने सटीक की हैं, और सबसे पहले प्रमाणिक इन्होंने ही लिखा था। अच्छा, ये देखते हैं कि हिंदी गद्य का विकास बहुत लेट हुआ। उससे पहले हम मागधी, अर्धमागधी, इस मारवाड़ी जैसी भाषाओं को गद्य में देखते हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि हिंदी साहित्य में गद्य का विकास बहुत लेट हुआ, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं का गद्य बहुत जल्दी आरंभ हो गया था? क्या कारण रहे इसके ऐसे? सर हिंदी गद्य का जो विकास है वो अगर सबसे पहले देखें तो भारतेंदु युग से ही उसको शुरुआत मानी जाती है। तो उसके अंदर हिंदी के अंदर भारतेंदु जैसे, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत करने वाले हिंदी गद्य की भारतेंदु जैसे जो महान विचारक हैं, साहित्यकार हैं, वो अगर शुरू में अगर आते तो जल्दी होता। और दूसरी बात है उसका साहित्य पहले ब्रज वगैरह में लिखा जा रहा था, तो वो भी अच्छी है और वो भी भाषा। ठीक है, रीतिकाल साहित्य जो है, ये विषय वस्तु के द्वारा सेंट्रल थीम क्या था इसका? रीतिकाल का जो साहित्य है। जी सर, रीतिकाल का जो सर ज्यादातर जो साहित्य लिखा गया है वो श्रृंगार निरूपण और एक अगर हम जैसे लक्षण ग्रंथों के ऊपर ज्यादा लिखा गया है। भारत के मध्यकाल के टाइम में हम देखें तो कौन कौन से हिंदी साहित्यकार रहे हैं उस समय, जो मुगल दरबार में भी रहे हों या उसके आसपास क्षेत्रीय स्थानों पर भी रहे हों? कौन कौन से देखते हैं हम मध्यकाल में? सर हम देखें तो उस समय मतलब एक तो अपना मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल को माना जाता है। तो जैसे अपने हम बात करें जयपुर की ही, तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है। बिहारी सतसई लिखी। जी सर। ये रासो क्या होते हैं? रासो सर वैसे तो इनका अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई रासक शब्द से उत्पत्ति मानता है, कोई रासुई से मानता है, लेकिन मुख्यतः जो भी दरबारी कवियों के द्वारा उनकी प्रशंसा में, उनके युद्धों के वर्णन में वीरता से संबंधित जो साहित्य लिखा गया था उसको रासो साहित्य के रूप में। हिंदी साहित्य में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? हिंदी साहित्य में सर सबसे जो अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो देश का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और उसके बाद में अपना है साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये इंद्रधनुष किस प्रकार बनते हैं? इंद्रधनुष सर बात करें तो जैसे जो बरसात के बाद दिखता है, वो कैसे बनता है सर? क्या कारण है उसका? वैज्ञानिक जो इसका सिद्धांत है सर, मुझे कंफर्म तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, भार क्या चीज होती है? भार किसी वस्तु का जो होता है वही सर। वस्तु का सर अभी। चलिए एक और चीज हम देखते हैं, चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करें। चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करें, राजस्थान के अंदर ये स्लोगन किस चीज के लिए दिया गया है? सर अभी कंफर्म नहीं है। ओके, ये बताइए, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कितने हैं सर, और कहाँ कहाँ पर है? ब्रह्मा जी का मंदिर सर एक तो सबसे जो विश्व प्रसिद्ध है वो पुष्कर के अंदर है, और एक सर हो सकता है गलत हो, बाड़मेर के अंदर मैंने सुना है। नाम, जगह का नाम बता सकते हो? जगह का नाम याद नहीं। चलिए एक और चीज देखते हैं। जी सर। कि एक स्पैम नामक शब्द हम अक्सर सुनते हैं। स्पैम क्या चीज होते हैं? हाँ, स्पैम सर कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर, और जो भी अनवांटेड जो फाइल्स अपने उसमें स्टोर हो जाती हैं सर, मैं उसको सोचता हूँ हो सकता है सर। प्लीज रमेश जी। जी सर। आप एक टीचर भी हैं, है ना? जी सर। तो शिक्षक की जो भूमिका में आप काम कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, आप सही कह रहे हैं। मैं शिक्षक की भूमिका में बहुत बेहतर काम कर रहा हूँ, पिछले लगभग 2011 से कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को अपना उत्तरोत्तर विकास करता है, और उसी के आर्थिक रूप से कि आप आर्थिक रूप से बात कर रहे हैं सर? विकास की सर आर्थिक रूप से है, लेकिन वो सर्वप्रथम नहीं है। अच्छा। सर्वप्रथम तो सर समाज के अंदर भी है, एक दूसरा अपने समाज के अंदर सेवा का भी है,
और एक सामाजिक थोड़ा सा। तो सेवा तो आप शिक्षक के रूप में बेहतर कर सकते हैं। जी सर, सेवा में शिक्षा विभाग के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं दी जा सकती हैं और मैं दे भी रहा हूँ, लेकिन सर शिक्षा विभाग के अंदर जो कार्य क्षेत्र है वो थोड़ा सीमित है। सीमित है? जी सर। और अच्छा। प्रशासन में अलग अलग कार्य क्षेत्र है और एक निश्चित परिसर में उसमें मतलब सेवाएं दे सकते हैं एक ही जगह के ऊपर। आपको अगर रमेश जी मौका दिया जाए कि संविधान लिखें दोबारा, आपको दिया जाए, जी सर, तो क्या ऐसे वर्तमान बदलाव आप करना चाहेंगे वर्तमान स्वरूप में जो संविधान का है, जो आप खुद लिखेंगे तो उसमें वो बदलाव रखेंगे? संविधान में सर बदलाव तो वर्तमान स्वरूप में सर अभी तो वैसे तो सर मतलब परफेक्ट है हमारा संविधान? सर मुझे तो लग रहा है, बाकी जब जो जरूरत होती है उसमें मतलब संशोधन किए जाते हैं। संशोधन तो समय दर समय होता ही है। जी सर। ठीक है ना, लेकिन आपको अगर वर्तमान प्रदेश पे ही कहा जाए कि आप संविधान दोबारा लिखें, ठीक है, और रेफरेंस के लिए आप पुराना संविधान ले लीजिए, तो कुछ बदलाव करना चाहेंगे? सर मुझे अभी तो कोई ऐसा नहीं लग रहा। प्रस्तावना सुनी होंगी आपने? जी सर। आप कह सकते हैं? प्रस्तावना बोल के सुना जी सर, कोशिश करूँगा। हाँ बोलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, धर्म, विश्वास और विचार और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए दिलाने वाली व्यक्ति की गरिमा और सर कंफर्म याद है। अंबेडकर जी के लिए हर बार एक बात कही जाती है कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे, क्योंकि उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था कि अगर कहीं दलित हित की बात हो और राष्ट्र हित की बात हो तो मैं दलित हित को सर्वप्रथम रखूंगा, उसे प्राथमिकता दूंगा राष्ट्रवाद से। तो क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? सर ये दलित हित का उन्होंने जो कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे। अच्छा। उनका जो मकसद था वास्तव में वो ये था कि जो पिछड़े जो लोग हैं उनको पहले आगे लाया जाए, तभी तो हम राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। अगर वो इस दलितवादी को ना रखे, एक हिंदुज्म को और हिंदूवादी को अगर वो शब्द का इस्तेमाल करते, तो क्या वो राष्ट्र प्रेमी होते या राष्ट्रविद्रोही होते? सर किसी एक पर्टिकुलर धर्म का नाम लेने से तो सर राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता। ठीक है। क्योंकि एक राष्ट्र वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं बनता, ठीक वो है। सभी धर्मों से मिलकर बनता है। ठीक। जी सर। तो उन्होंने फिर बाद में हिंदुज्म क्यों त्याग दिया था? सर वो उनका खुद का व्यक्तिगत विचार था। वो हो सकता है कि वो हिंदू जो धर्म उनको आदर्श मानते थे, कई ऐसे भी हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? जी सर। जैसे कि अपना धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं आज भी, और जो अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते थे, अपना धर्म परिवर्तन कर भी रहे हैं उनको आदर्श मानकर। क्या आप इसे सहमत हैं इस चीज से या नहीं है? सर अंबेडकर जी ने मतलब जो धर्म परिवर्तन किया था वो उनके खुद के व्यक्तिगत विचार थे। हम केवल अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया इसलिए हम धर्म परिवर्तन करें, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है? मैं मानता हूं सर, क्योंकि धर्म खुद की आस्था का प्रतीक है। ठीक है। अंबेडकर जी की आस्था का प्रतीक था, उन्होंने उसको बदला। आपकी भाषा में अगर बात करें तो आप अपने शब्दों में समझाएं, धर्म क्या है? धर्म सर अंतःकरण की आस्था है। ठीक है। दो तरीके से हम देख सकते हैं धर्म को, कि एक तो हो सकता है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, और एक धर्म सर होता है कि उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाले जो कारक हैं वो भी धर्म है। एक हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंतःकरण की जो आस्था है वो धर्म है। आपको नहीं लगता केंद्र सरकार का जो वर्तमान प्रदेश है, इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है? सर ऐसा तो नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है? जी सर नहीं है। लेकिन बड़े आलोचक ये कहते हैं कि जिस तरह की पहल ये सरकार नीतियां हर चीज तैयार कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग तानाशाही की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सर हर राजनीतिक पार्टी और सरकार हम डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ आ चुके हैं। सर कुछ मतलब राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे उनके जो विपक्षी हों या कुछ विचारक हों, हो सकता है कि उनको लगता होगा, लेकिन इस सरकार के द्वारा कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, इसलिए कुछ उनको मतलब उनके समर्थक हैं आप उन कड़े कदमों के? मतलब हाँ, तो सर कड़े कदमों के समर्थक अगर लोकतंत्र या मान लो कि अगर हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं तो मैं समर्थक हूं, और अगर गलत है तो न्यायपालिका है सर, उसको रद्द करेगी। चलिए ठीक। आप ये बताइए कि इस समय भारत का आपकी नज़र में सबसे अच्छा पड़ोसी कौन है? सबसे अच्छा पड़ोसी तो सर अभी वर्तमान में तो हम देखें तो
वैसे तो अभी नेपाल ही है। नेपाल सबसे अच्छा है, भूटान से भी अच्छा है। भूटान भी सर अच्छा है। तो सबसे अच्छा तो एक ही हो सकता है ना, अच्छे तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ सर, सबसे अच्छा भूटान क्यों, है। क्या कारण है कि भूटान सबसे अच्छा पड़ोसी है, या क्या कारण है कि नेपाल सबसे अच्छा पड़ोसी है? सर भूटान सबसे अच्छा पड़ोसी है, आपकी बात में मैं सहमत हूँ सर। नेपाल से तो हालांकि अभी भी कुछ सीमा विवाद हुए हैं, लेकिन क्या आज है तक भूटान के कौन कौन से ऐसे लक्षण बताए जाते हैं? सर भूटान का आज तक ऐसा कोई भी मतलब टकराव है भारत के साथ में सुनने को नहीं आया कि वो भारत का विपक्षी हो या भारत के हितों के साथ में कोई। भारत के लिए भूटान का क्या महत्व है? भारत के लिए भूटान का सर सबसे ज़्यादा महत्व मैं मानता हूँ कि जो भूटान की जो भौगोलिक स्थिति है वो चाइना और भारत के बीच में है, इसलिए उसका एक सीमा दृष्टि से या राष्ट्र की एकता की दृष्टि से देखें तो वो महत्वपूर्ण है। भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? भूटान की सर एक तो सिक्किम से लगती है और बिहार से, और अभी कंफर्म और तो याद नेपाल की सीमा किस किस राज्य से लगती है? नेपाल की सर हिमाचल और उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। अच्छा, नेपाल का जिक्र करते हुए आपने बताया कि अभी कुछ तनाव है भारत और नेपाल के बीच में। जी सर। तनाव के क्या क्या बिंदु हैं? सर तनाव के बिंदु एक तो अपना जो सीमा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ जैसे लिप्याधुरा है, लिप लेक है, काला पानी, ये जो कुछ स्थान है वहाँ पर उन्होंने अपने मानचित्र में उनको दर्शाया है, तो उसके ऊपर दोनों के बीच में मतभेद हैं कि उन्होंने दावा किया कि भारत और नेपाल के सीमा का निर्धारण कैसे किया गया और कब किया गया था? सॉरी सर, इसका कोई जानकारी नहीं है आपको? अच्छा, अगर पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखें, पड़ोसियों से थोड़ा सा ऊपर उठ के या पड़ोसियों की बात करते हैं, तो चाइना के साथ अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे और चाइना के संबंध थोड़े नरम पड़े हैं। जो गलवान घाटी का विवाद चढ़ा हुआ था, परवान, वो उतरा हुआ नजर आता है। तो ऐसा इन दिनों क्या हो गया कि चाइना और इंडिया दोनों शिथिल पड़ गए वहां पर? सर मेरी दृष्टि से तो ये है कि युद्ध तो दोनों देश ही नहीं चाहते, ठीक है, कि युद्ध हो। हालांकि उसके पीछे कुछ चाइना के भी अपने लाभ हैं भारत से संबंध रखने के, जैसे व्यापारिक संबंध। नहीं, संबंध रखने के तो ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक ही बार दोनों की तरफ से गोलियां तनी हुई थी। जी सर। तोप तने हुए थे, आपने समाचार में सुना होगा। अचानक से दोनों पीछे हट गए, है ना, गोलियां बंदूक सब नीचे रख दी गई। तो ऐसा क्या हुआ कि गोली बंदूक सब नीचे रख दिए गए? सर मेरी दृष्टि से यही है कि लगातार बातचीत चल रही थी, उसी का परिणाम होना चाहिए। आपको लगता है कि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जी सर, दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, तो उनके दबाव में कुछ फैसले हुए हैं और इससे भारत का रुख कुछ नरम पड़ा है? सर दबाव वाला तो ऐसा तो मैंने सर ऐसा तो नहीं पढ़ा है कि अभी दबाव की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी हो सकता है। मेरी दृष्टि से बातचीत क्या हुई, समझौते क्या हुए? सर लगातार कई दौर की वार्ता हुई है भारत तो और उसमें क्या निकला, क्या है, हासिल क्या हुआ है उसका? उसमें यही हुआ है कि सर जैसे फिंगर 8 ऐसे है कि वहाँ तक उधर चाइना रहेगा और इस साइड में भारत रहेगा।